तो डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, इतनी फेमस है कि इसे आप जानते होंगे कि एक बार क्या हुआ कि न्यूटन जो है सेब के बागीचे में बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब आकर के गिरा और ये सेब आके उनके ऊपर गिरा तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर ये सेब टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा। फिर उन्होंने इसे प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन चेंज किया और चेक करके यही पाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी छोड़ी जाती है ऊपर से तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। सो उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि ये जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। और जो खींचने का जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अर्थ को स्फीयर मानते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, अर्थ सरफेस पे कहीं भी हो, वो उसकी जो पुलिंग जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और न्यूटन ने इसे क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा और कहा कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है, ऑलवेज एक्टिव, नेवर बी रिपल्सिव। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होती। ओके स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, रिपल्सिव नहीं होती। हमने क्या स्टडी किया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। बाद में आगे चल कर के न्यूटन ने इसे क्या किया, मैथमेटिकल फार्मूलाइज किया और एक प्रेडिक्शन लगाया और उस प्रेडिक्शन के बेसिस पर जो लॉ सामने आई उसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द ऑनर ऑफ न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि अर्थ सरफेस पर या इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। वो सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे कुर्सी, मेज, दोनों में मास है, यानी एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स in between of gravitational force। ओके स्टूडेंट्स, बस फर्क ये है कि फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। जैसे दो रॉक्स यानी कि दो पहाड़ हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ टेबल एंड मेज एटसेट्रा। अब इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि दो आदमी हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लगता है स्टूडेंट्स, बट ये दोनों आके एक दूसरे में क्लोजर नहीं होते। क्यों नहीं होते, इस पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब आप क्लास 11th में आएंगे। क्यों ऐसा नहीं होता कि जब ये अट्रैक्टिव है, जब दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इन्हें होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स होता है। अट्रैक्टिव है स्टूडेंट बट कैसा है, वीकेस्ट है, थोड़ा कमजोर फोर्स है, ये फील नहीं होता लेकिन बड़े काम का है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या नाम लिया हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम लिया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से राइज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से राइज होता है और इसी के हेल्प से वो अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर पाती है, घूम पाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर दो मास ऑब्जेक्ट लिए जाएं m1 एंड m2 और उनके बीच की कोई डिस्टेंस ले लेते हैं r। ओके स्टूडेंट, तो उनका ये कहना था m1 जितने फोर्स से m2 को अट्रैक्ट करती है उतने ही फोर्स से m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइन। लाइन ज्वाइन का सेंस, ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया इन दोनों ऑब्जेक्ट को, इसी के अलोंग होगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस बढ़ाई जाएगी, अगर इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया कि अगर r की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर r की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। ऑलवेज कीप इन द माइंड। फिर इन दोनों को कंबाइन किया, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है इसे हम यूनिवर्सल, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल कहने के पीछे रीजन क्या है कि ये पूरे यूनिवर्स में, अर्थ सरफेस पे, अर्थ के नीचे, समुद्र में या आकाश में या पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप होंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। और इसकी वैल्यू क्या रखी गई? इसकी वैल्यू रखी गई, जी की क्या वैल्यू बताई गई? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने इसे फाइंड किया। हेनरी कैवेंडिश, क्या नाम बताया हमने? हेनरी कैवेंडिश ने इसे फाइंड आउट किया बाय द लॉट्स ऑफ एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ऑलवेज कीप इन द माइंड, ये जो फोर्स होता है वो हमेशा इनके बीच में जो लाइन मिलाई गई है सेंटर टू सेंटर, उसी के अलोंग ये वर्क करता है। मास m1 m2 पे जितना फोर्स लगाएगा m2 भी m1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ओके, बहुत प्रिसाइसली जब हम आगे स्टडी करते हैं तो F इज इक्वल टू -G m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखी जाती है। यहाँ माइनस साइन सिर्फ कन्वेंशन है, वो ये बताने के लिए ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे किसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को।